हेलो एवरीवन, आई एम सी सचिन तनेजा। और आज की क्लास में अपने बेसिक अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज की क्लास रहेगी हमारी बेसिक अकाउंटिंग, जो भी हमारे अकाउंटिंग बेसिकली हमारी अकाउंटिंग हम पढ़ते ही क्यों हैं। जो आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा कि हम अकाउंट्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों अकाउंट्स की जरूरत पड़ी थी, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इन सब की जरूरत ही क्यों पड़ी थी हमें। आज हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा। तो अकाउंटिंग बेसिक्स, आज जो हम अपने अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। सारा जो भी हम अपने अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे डेबिट क्रेडिट होते हैं, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, जिसमें पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ये सब हम बेसिक अकाउंटिंग में हमारे ये डेबिट क्रेडिट आगे ये बताते हैं किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये हम आज की डेट में हमारा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है हर जगह, वर्ल्ड वाइड हमारा डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जा रहा है अकाउंट्स में। जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बुक्स बनाई जाती है, बुक कीपिंग की जाती है, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर की जाती है। बट क्यों डबल एंट्री सिस्टम कैसे बना था, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, क्यों ये सारा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या क्या इसके पीछे के रीजंस रहे थे, आज हम अपनी क्लास में वो डिस्कस करने के स्टार्ट करेंगे। फिर जब हमें समझ आ जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम की क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये बना था, फिर हम इसके जो बेसिक्स हैं, कोई भी आपका काम करने का तरीका होता है या कोई भी काम करते हैं उसमें बेसिक्स रहते हैं आपके कुछ, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे इसमें, वैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बताता है कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। सबसे पहले आप सबको ये बता दूं मैं, अकाउंट्स आपकी एक लैंग्वेज है। हम सबसे ज्यादा जो आज देखेंगे अकाउंट्स हमारी लैंग्वेज है। आप कहेंगे सर अकाउंट्स लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है। अब हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते थे, जैसे इंग्लिश सीखते थे बचपन में, हम छोटे बच्चे होते थे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास में हम एबीसी वगैरह सीखते थे उसमें। फिर हम हिंदी भी सीखते थे, वहां पर हम स्वर व्यंजन जो कह गए होते थे, ए आ उ, मात्राएं सीखते थे, इसमें एबीसी सीखते थे, एबीसी, ग्रामर सीखते थे, वोवल्स, जो भी अकाउंट्स के इसके इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं। सेम वैसे अकाउंट्स भी हमारी एक लैंग्वेज है। आज हम जो हिंदी इंग्लिश में, जैसे हमारे हर चीज के लैंग्वेज के बेसिक्स रहे हैं, हमारे अकाउंट्स के भी लैंग्वेज कि आज हम बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है हमारी, डबल एंट्री सिस्टम है हमारा। क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज करते हैं, अब जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम सब ने सुना हुआ है कि जहां हमें लगता है ना कि कुछ ना कुछ हमारे को दिक्कतें आ रही हैं, तो हम अपना माइंड अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और एक ऐसी चीज निकालते हैं जो हमारे लिए टाइम सेविंग होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। सेम ऐसे अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ी थी पहले। जैसे हमें कम्युनिकेट करने के लिए हम सुनते थे कि हम आदि मानव जब हुआ करते थे, वो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, हम साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया करते थे। तब हमें लगा कि एक लैंग्वेज चाहिए। हर एरिया ने अपने अपने, जैसे इंडिया में अपनी हिंदी होगी, यूके यूएस में आपकी इंग्लिश होगी, चाइना में चाइनीज होगी, जापान में आपकी जापानीज होगी, जर्मन में जर्मन होगी, जर्मनी में जर्मन होगी, और आपकी फ्रांस में फ्रेंच होगी। ये लैंग्वेज वहां उन्होंने अपने अपने एरियाज में लैंग्वेज डेवलप कर दी। सेम अब हमारी जो बिजनेस चल रहे थे ना, वहां भी है ना, हम बेसिक ट्रांजैक्शंस किया करते थे पहले। आप एक छोटा सा एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा अकाउंट्स बनना स्टार्ट हुआ था। एक छोटी सी शॉप होती है आपके, हमारे सबके घर के पास एक किराना स्टोर होता है या स्टेशन, वो आप उसको कन्फेक्शनरी शॉप कह दीजिए, कन्फेक्शनरी कह दीजिए, किराना स्टोर कह दीजिए, जिसमें मिस्टर एक्स अपना छोटे छोटे बच्चों को या अपने जो डेली रूटीन का सामान होता है हम अपना वहां से परचेज करते हैं। डेली रूटीन का जो भी हमारा सामान होता है हम उनसे परचेज करते हैं। ये एक बिजनेस था।
अब ऐसे हमारे बिजनेस तो होते ही हैं, कोई ये बिजनेस सिर्फ हम अपने क्या है कि हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं इससे इंटर रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए हमने ये बिजनेस देखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग विद कि बेसिकली हमारा अकाउंट्स बना कैसे था, अभी हम सिर्फ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अकाउंट्स पे हम अभी आ ही नहीं रहे। अकाउंट्स बनाए क्यों था, अकाउंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, ऐसी क्या दुविधाएं आ गई थी हमारी जीवन में कि हमें एक डबल एंट्री सिस्टम बनाना पड़ा। आज हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, कभी ना कभी तो बना होगा ना सर। हाँ मैं ना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये सब पढ़ते हैं। अरे बाबा क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमें ये सब पढ़ना पड़ा था। डबल एंट्री सिस्टम तो हम आएंगे, आज सारी क्लास बेसिकली हमारी इसी पे ही चलेगी, बट उससे पहले हमें जरूरत क्यों पड़ी थी डबल एंट्री सिस्टम की। अब मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उनकी एक किराना स्टोर है, एक कन्फेक्शनरी की शॉप है जहां पर वो डेली रूटीन की कुछ चीजें अपने पास रखते हैं। अब क्या होता है कि आप सबको पता है हम क्रेडिट पे भी माल परचेज करते हैं, क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं ना। हाँ सर हम क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं। वो अपना परचेज करते होंगे, सेल करते होंगे, परचेज सेल वो करते रहते होंगे अपना। फिर कुछ कस्टमर्स को वो क्रेडिट पे देते होंगे, कुछ से वो क्रेडिट पे परचेज करते होंगे, कुछ उनके पास क्रेडिट का कैश बाद में आता होगा। हाँ सर उनके पास क्रेडिट का कैश भी बाद में आता होगा। अब क्या है कि छोटी दुकान है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उन्होंने एक नोटबुक लगा ली। उन्होंने क्या लगा ली, एक नोटबुक लगा ली। अब नोटबुक में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नोटबुक में उन्होंने अपना डिटेल मंडानी स्टार्ट कर दी। जैसे पेजेस होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7 पेजेस होते हैं। अब वो अपनी डिटेल लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 1 अप्रैल को मेरे से एक बंदा 100 की क्रेडिट परचेज कर गया था, फिर ए कर गया था, बी कर गया था 500 की क्रेडिट परचेज कर गया था, सी कर गया था मेरे से 1000 की क्रेडिट परचेज। फिर नेक्स्ट 2 अप्रैल है, ये आपकी अप्रैल की डिटेल्स हैं सारी, लेट्स सपोज। अब क्या था यहाँ पर आपका मिस्टर बी आपसे फिर यहाँ नेक्स्ट डे 1000 की कर गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ ए 2000 की कर गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पर मिस्टर बी आपको 5000 रुपये एडवांस पैसे देंगे, जिसमें से 1500 की ट्रांजैक्शन होगी, 3500 एडवांस आ गया। सेम ऐसे इनकी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चलती जा रही थी। हाँ सर ये ऐसा होता है, हम जब भी उनके पास जाते हैं ना, वो अपनी एक छोटी सी बुक बना रखी होती है, उसके अंदर वो लिखते रहते हैं कि अच्छा इससे ये पैसा आया, इससे ये आया। अब इन मिस्टर एक्स एक छोटे शॉपकीपर है, इनके कितने क्रेडिट पे कस्टमर्स होते होंगे, ज़्यादा 50 to 100 मैक्सिमम, एट मैक्सिमम कह रहा हूँ ये भी मैं आपको, जिनको क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट परचेज हमारे किसी को सेल नहीं करते। जो उनके नॉन कस्टमर्स होंगे, बिल्कुल लॉयल कस्टमर्स होंगे, उनको वो 50 या 100 होंगे एट मैक्स। अब क्या था, वो फिर साल के अंत पे वो देखते थे कि अच्छा मैंने ए को ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे नोटबुक गो थ्रू करते हैं। एक नोटबुक जो बना रखी होती थी ना उन्होंने नोटबुक, वो उस नोटबुक को पूरा गो थ्रू करते हैं, पन्ने पलटते हैं। ऐसे पन्ने पलट रहे हैं, आप इमेजिन करिए, इस नोटबुक के पन्ने पलट के देख रहे हैं। अच्छा इन्होंने ड्यूरिंग द, फिर उसका टोटल करने बैठते हैं। अच्छा टोटल सेल मैंने की थी मिस्टर ए को इतनी, फिर कैश रिसीव्ड इतना, फिर उनको पेंडिंग या एडवांस जो भी आया होता है उसके हिसाब से वो बताते हैं। लेट्स सपोज 10,000 की सेल करी थी, 7,000 आया हुआ है, 3,000 अभी भी पेंडिंग है। वो ऐसे सारी कैलकुलेशंस करते हैं नहीं करते। हाँ सर हम जब भी फिर उनसे हिसाब किताब बराबर करने जाते हैं ना, वो देखते हैं देखो आप इस दिन ये सामान ले गए थे, मैंने ये लिखा हुआ है। और कई बार गड़बड़ घोटाला भी हो जाता है। क्या गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि हम कोई सामान लाए, वो लिखना भूल गए, या हमने 100 की परचेज की, उन्होंने 1000 लिख दिया गलती से, 0 फालतू। ऐसी चीजें भी फेस करते हैं। हाँ सर हम ये सब चीजें हमने फेस की हुई हैं। बेसिकली ये जो किराना स्टोर, ये छोटी कन्फेक्शनरी शॉप लेने का एक पर्पज ही यही है कि आप सब अपने आप को इंटर रिलेट कर पाए। आज हम अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, बट अकाउंट्स के बेसिक्स बने क्यों थे, सबसे पहले वो तो पता होना चाहिए ना हमें। अब मिस्टर एक्स थे अपने नॉर्मल डेज में, जब तक अब तक डबल एंट्री सिस्टम नहीं था, अभी तक कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, एक नॉर्मल हिसाब किताब रखने के लिए वो अपनी एक छोटी नोटबुक बना लिया करते थे। अब इनको ये सारे काम 50 टाइम्स करने पड़ते थे, हर कस्टमर के लिए अलग से करना पड़ता था। हाँ सर इनको 50 टाइम्स करना ही करना पड़ता था, ये सब अपने हर कस्टमर के लिए अलग से करना पड़ता था।
अब चलो 50 टाइम्स फिर भी समझ आता है, ठीक है यार कर लेता है बंदा। अब भगवान की दया रही, मिस्टर एक्स का काम बहुत बढ़ गया। अच्छी बात है सर। अब मिस्टर एक्स के दुकान बहुत बड़ी होगी। अब मिस्टर एक्स ने बहुत बड़ी दुकान, बड़ी शॉप कर ली उन्होंने। अब आस पड़ोस के लोग उनके पास आने लगे कि भाई इन पर्सन के पास है ना, इस शॉप पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, इस शॉप पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप जाओ, आपको दूसरी शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा। ग्रोसरी की जो भी सारी आपको आइटम्स चाहिए, सब्जी, फल, चॉकलेट्स, आपको कुछ भी चाहिए, आजकल के जो सैंडविच, सोसी, सब सब मिलेगा यहाँ पे। अब मिस्टर एक्स ने बहुत बड़ी दुकान खोली, अब उनका नाम भी चलने लग गया। अब उनके कस्टमर हो गए 1000 लॉयल कस्टमर। जो उनके लॉयल कस्टमर पहले 100 थे, आज की डेट में उनके वो लॉयल कस्टमर 1000 हो गए। अच्छी बात है सर, इसमें बुरी बात क्या है? बहुत अच्छी बात है, काम सबका चलना चाहिए। अब आती है बुक्स मेंटेन करने वाली बात। सर इसमें क्या है, वो जैसे अपनी नोटबुक में लिख रहे थे, लिखते रहेंगे। चलो ठीक है, अब हम सोच के देखते हैं, एक नोटबुक बना रहे हैं, ये नोटबुक है, उस नोटबुक में वो सब कुछ लिख रहे हैं, इस नोटबुक में वो सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है सर। अब एक कस्टमर की डिटेल डेली बेसिस पे, अब 1 अप्रैल है, ये 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को 7 से 8 कस्टमर डिटेल ले गए। फिर नेक्स्ट डे फिर कस्टमर 9 आया, कस्टमर 15 आया, कस्टमर 17 आया, कस्टमर 18 आया, कस्टमर 55 आया 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल को फिर ऐसे कस्टमर 100 आया, कस्टमर 101 आया, 501 आया, 777 आया, 999 आया। अरे भाई रे, ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो गया। अब उनको सारी डिटेल 1000 टाइम्स काम करना पड़ेगा हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए, 1000 टाइम्स। और मार्जिन ऑफ एरर क्या है, बढ़ चुका है अब सर, मार्जिन ऑफ एरर बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि अब क्या है, वो अपनी एक तो सारी डिटेल नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। अभी तक तो क्या थी, सिर्फ वो क्रेडिट सेल। अब उनको स्टॉक की भी रिक्वायरमेंट रहती है, अरे मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। छोटी शॉप थी, पता था, अरे ये डब्बा यहाँ पड़ा है, आंखों के सामने ही था, अरे इस डब्बे में सामान कम पड़ा है, अरे इस डब्बे में सामान कम पड़ा है, मुझे ये लाना है, वो उस बेसिस पे अपना नजर रख लेते थे। अब शॉप क्या है, बहुत बड़ी शॉप हो गई है। शॉप हमारी क्या थी, ऊपर आते हैं, हमारी शॉप बहुत बड़ी हो गई, उसमें बहुत बड़े सेक्शंस हो गए हैं। अब मिस्टर एक्स तो यहाँ बैठे हैं, पहले क्या होती थी, इतनी तो शॉप होती थी उनकी, अब कुछ सामान यहाँ पड़ा है, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा है, कुछ सेकंड फ्लोर पे पड़ा है, कुछ थर्ड फ्लोर पे भी पड़ा है, गोडाउन और ले रखा है उन्होंने। अब बाबा कैसे करोगे आप, बाबूजी आप बताओ मेरे को। अब तो डिटेल मेंटेन भी करनी पड़ेगी। अब तक तो हमारे को क्या था कि मिस्टर एक्स की इतनी शॉप होती थी, वो सारा डिटेल वहां मेंटेन कर लेता। अच्छा अच्छा ठीक है जी, आज ये टॉफी कम हो गया, आज ये चॉकलेट कम हो गया, आज ये दाल कम हो गई, आज ये चावल कम हो गया, ले आएंगे हम। अब दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्होंने सब सामान सॉसेज रखनी स्टार्ट कर दी, हर तरह की सॉसेज रख रहे हैं। वो सैंडविच के लिए जो आपके चीज सैंडविच के लिए आपके चीज स्लाइसेस रख रहे हैं, आपके ब्रेड रख रहे हैं, हर तरह तरह के, तो वो ब्रेड रख रहे हैं, वाइट ब्रेड, हर तरह के जो आपके ब्रेड होते हैं। अब उन्होंने और भी काफी सारा सामान रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बंदे का काम बढ़ता है, बंदा एक्सपेंशन तो करता ही करता है। अब उनको अपना स्टॉक की डिटेल भी मेंटेन करनी है। कस्टमर की डिटेल की तो एक एरर है ही है, वो सॉरी इशू है ही है, अब स्टॉक का भी इशू आ गया। फिर स्टॉक का इशू आ गया तो अब उन्होंने परचेज अगर ज्यादा कर रहे होंगे तो उनके नंबर ऑफ वेंडर्स भी, वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3। पहले क्या था, जैसे मिस्टर एक्स की छोटी दुकान थी, वो भी एक छोटे अपने से बड़ी दुकान पे जाते थे, वहां से सारा सामान लेके आ जाते थे। अब उनके वेंडर्स भी बहुत, वेंडर्स जिनसे वो परचेज करते हैं अपना स्टॉक को, वो भी बढ़ गए होंगे। अब यानी बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं काफी सारी। कस्टमर्स को डिटेल मेंटेन करना, स्टॉक की डिटेल मेंटेन करना, फिर और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। पहले मिस्टर एक्स खुद ही सब संभालते थे, अब उन्होंने अपने नीचे कुछ ऑफिस बॉयज भी रख रखे हैं। ऑफिस बॉयज मतलब आप समझ लीजिए, यानी जो चाय वाले या आपके जो छोटू कहते हो आप जिसको दुकान पे, कि उन्होंने मिस्टर वाई और जेड को उन्होंने अपनी दुकान पे रख लिया कि भाई मेरे को अब अकेले से काम हैंडल नहीं हो रहा, मेरे को लड़के चाहिए दुकान पे, आओ आप प्लीज, मैं आपको 10,000 रुपये महीना सैलरी दे दूंगा। यानी अब
ये भी बढ़ गई। फिर अब उनको क्या है कि अपना एक्सपेंशन के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग भी करनी पड़ रही है, तो उनका बिजली का बिल बढ़ गया, इंश्योरेंस वगैरह भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब इतना सामान एक ही बिल्डिंग में पड़ा हो, जब आपका इतना सारा सामान एक ही बिल्डिंग में पड़ा, पहले कहाँ का इंश्योरेंस, वो हेड अपना बस दाल रोटी का इंतजाम कर रहे थे, अब ऊपर वाले के दे आ रहे तो काम बढ़ गया। काम बढ़ने से क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ सर, अब तो पहले क्या था, सिर्फ अपना कि 2-4 कस्टमर को अपने क्रेडिट सेल जाती थी, वो डिटेल मेंटेन कर लेते थे। अब कितनी चीजें बढ़ गई, लड़कों को सैलरी देनी पड़ रही है, कितने बंदों से माल क्रेडिट पे परचेज करना पड़ रहा है, ये सारे इश्यूज आ चुके हैं अब। और अब इन सबको ध्यान में रख के अपना बिजनेस चलाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे तो है नहीं अपना प्रॉफिट एट द ईयर एंड कैलकुलेट, पहले क्या होता था, हाँ जी मैंने ₹1,00,000 लगाए थे, लाख में मेरे पास इस साल सेल हुई 5 लाख, और मैंने 3-2.5 लाख का सामान, तो 1.5 लाख मेरे बच गए मोटा मोटा। वो ऐसे रफली कैलकुलेट कर लेते थे, समझ भी आता था तब। छोटी दुकान है, क्या इतने मारामारी करनी। अब एक चीज नहीं है बिजनेस में, आपके कस्टमर की डिटेल, आपके स्टॉक की डिटेल, आपके वेंडर्स की डिटेल, ऑफिस जो आपके लड़के रखे हुए हैं उनकी डिटेल, आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। फिर कोई आपके जब कस्टमर्स इतने बढ़ गए, कौन कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, इनको कब पैसा देना है, क्योंकि अगर आप किसी से लॉयल्टी, अपनी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस भी मेंटेन करना चाहते हो, अब किसी की पेमेंट आप मिस कर गए तो वो क्या कहेगा, अरे भाई इससे काम मत करना यार, ये बंदा पैसे नहीं देता टाइम पे, आपकी मार्केट वैल्यू खत्म। फिर बंदे का पैसा कमाने का फायदा है कि जब मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ सर, अब वो छोटी सी नोटबुक से काम नहीं चलने वाला, अब उस छोटी नोटबुक से काम नहीं चलने वाला, अब वो बंदा उसी में खोया रह जाएगा। फिर तो अरे कैसे काम करूंगा। ये तो वो बात होगी, आप स्कूल में सब पढ़े हुए हैं, स्कूल में ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है नहीं होता। हाँ सर, हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, वहां सब बना ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। क्यों है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम? एक ग्राउंड में क्यों नहीं बिठा रहे, फिफ्थ क्लास है, क्योंकि सब सिस्टम है कि किसी के भी बच्चा आए, ठीक है जी बेटा आप 1 नंबर रूम में चल जाना, फर्स्ट क्लास, फोर्थ, सिक्स्थ का। ये सारा ऑर्गेनाइज सिस्टम क्यों बनाया जाता है, ये रूम नंबर क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको जाना है आप डायरेक्टली उसमें जाएं, पूरा स्कूल ना घूमना पड़े। ये होता है या नहीं होता? हाँ सर, ये प्रिंसिपल के पास जो भी आएगा उसको प्रिंसिपल एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और भेज देंगे उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस में। नहीं अदरवाइज क्या होगा, एक ही ग्राउंड में सारे बैठे हैं, एक टीचर यहां से बोल रहा है, एक टीचर यहां से बोल रहा है, एक टीचर यहां से बोल रहा है। आप एक इमेजिनेशन करो, अब आपका बिजनेस का वो हाल हो चुका है कि एक स्कूल में इंडिविजुअल क्लासरूम्स ना होके एक ही जगह सब बैठे हैं और सारे टीचर्स की आवाज गूंजे जा रही है, छोटे बच्चों की आवाज गूंजे जा रही है, और किसी बच्चे को जाना है अपनी क्लास ढूंढनी है, वो तो पूरा स्कूल के चक्कर काटता राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये हालात हो जाएंगे उसके। तो इसीलिए हमारे स्कूल में जैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना होता है कि हर का क्लासरूम होता है, फिर क्लासरूम में भी आगे सेक्शंस होते हैं कि ओके 7th ए का ये रूम है, 7th बी का ये है, 11th में आगे आर्ट ह्यूमैनिटी हो गया आपकी, कॉमर्स हो गया और साइंस साइड हो गया आपकी, उनके भी आगे सेक्शंस बने होते हैं। सेम अब हमारे बिजनेस में भी क्या है कि बहुत ज्यादा वो हो गया, मैसी सा हो गया काम। इसको हैंडल कैसे करें? इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, अब हमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए। वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर निकल के आया डबल एंट्री सिस्टम। अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं था ये आपका, एक वो आप मिस्टर एक्स अपनी छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर लेते थे, उसमें लिख देते थे कैसे मर्जी। हर किसी का लिखने का तरीका भी अलग था, कोई पहले डेट लिखता था, कोई क्या लिखता था, नाम लिखता था, उसके बेसिस पे वो अपना काम करते रहते थे। डेट, मिस्टर ए मेरे से ये लेगे, बी ये लेगे, सी ये लेगे, डी ये लेगे। नहीं, अब वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके साथ कस्टमर के साथ साथ आपको स्टॉक की भी मेंटेनेंस करनी, क्योंकि जब उनकी मिस्टर एक्स की शॉप छोटी थी, जब छोटी शॉप थी तब उनका काम चल रहा था, आज उनके सेक्शंस हो गए काफी सारे। अभी ये तो हम एक शॉप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनके काफी सारे आगे शॉप्स होते हैं, हर सिटीज में उनके शॉप्स होते हैं। तब तो बुक्स बनाने के लिए अब वो एक छोटी नोटबुक वाला सिस्टम फेल हो गया। ये सिस्टम क्या हो गया आपका? फेल हो गया। बाबूजी अब हमें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, ऑर्गेनाइज सिस्टम। जैसे हम पास्ट में साइन लैंग्वेज में काम करते बात करते थे ना, वैसे हमारे को दिक्कतें आने लगी थी। हमने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, जैसे जैसे उर्दू, ये हमने अपने लैंग्वेजेस डेवलप किए अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। अब अकाउंट्स के लिए भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, ऑर्गेनाइज तरीके से काम चलेगा। जैसे आप लैंग्वेज में सारा कुछ सीखते हो, पहले क्या सीखते हो लैंग्वेज में? ABC, फिर ग्रामर सीखते हो, सेंटेंस बनाना सीखते हो। आप डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनाते,
मैं जब कहता हूं एमसीए सचिन तनेजा, मैं इसमें अल्फाबेट्स भी यूज कर रहा हूं, ग्रामर भी यूज कर रहा हूं कि आई के साथ एम आएगा, फिर आई मतलब मैं होता हूं, मैं, मेरा नाम सचिन तनेजा, एमसीए सचिन तनेजा। ये सब मैंने कैसे सीखा होगा? पहले एबीसी सीखी थी, फिर ग्रामर सीखी थी, फिर सेंटेंस बनाना सीखा था। या डायरेक्ट ही ले अभी 10 सेंटेंस रट ले और काम चल जाएगा? नहीं, वो सिस्टम क्या है? रट्टा। रट्टा नहीं। सेम हमारा जब हम डबल एंट्री सिस्टम, एक अकाउंट्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जब हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारे बेसिक्स रहेंगे। जैसे यहां पर हमारे बेसिक्स थे एबीसी, ग्रामर, सेंटेंसेस, यहां पर भी हमारे बेसिक्स क्या क्या रहेंगे? सबसे बेसिक जो इसमें रहता है वो रहता है आपका गोल्डन अकाउंटिंग रूल। गोल्डन अकाउंटिंग रूल। फिर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखना स्टार्ट करते हो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें आप सीखनी स्टार्ट करते हो। फिर आप आखिरी में अपने अकाउंट्स के जो आपका अकाउंटिंग फ्लो होता है, ट्रांजैक्शन से जाते हुए आप लेजर, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये बुक कीपिंग रहती है। फिर आगे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। आज की क्लास में हम अपना बेसिक्स के से स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनाइज सिस्टम है अपनी बुक्स मेंटेन करने का। जो मिस्टर एक्स पहले अपना एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर रहे थे ना, अब हम उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। उसके लिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया डबल एंट्री सिस्टम। और उस सिस्टम, वो एक हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जैसे हम अपने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने आई परचेज फर्नीचर। अकाउंट्स में उसका सिंपल सा एक मैं आपको एक बता देता हूं, फर्नीचर टू कैश, मैंने कैश में फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर टू कैश, आई परचेज फर्नीचर, या फर्नीचर टू कैश, तीनों एक ही चीज कह रहा हूं। जब मैं अकाउंट्स में ये लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना, फर्नीचर टू कैश, मैंने फर्नीचर परचेज किया, आई परचेज फर्नीचर, तीनों एक बात है। यानी सर आप अगर किसी को अकाउंट्स की लैंग्वेज की नॉलेज और आप उसे कहते फर्नीचर टू कैश, तो समझिएगा अच्छा इस बंदे ने फर्नीचर परचेज किया। हाँ बिल्कुल समझिएगा वो। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैंने फर्नीचर परचेज किया, इंग्लिश में कहते हैं आई परचेज फर्नीचर, अकाउंट्स में अगर आप कहते हैं फर्नीचर टू कैश, तो इसका मतलब मैंने फर्नीचर परचेज किया, आई परचेज फर्नीचर। ये एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। किसी भी बंदे को अकाउंटिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो, आप उसको ये जाके कह देना फर्नीचर टू कैश, अच्छा तूने फर्नीचर परचेज किए थे। जिस बंदे की बुक्स ये मेंटेन हो रही हैं, जिस बिजनेस की ये बुक्स मेंटेन हो रही हैं, उस बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है। वो 1 मिनट में समझ जाएगा। तो क्या हुआ, हमारी लैंग्वेज हुई या नहीं हुई? हाँ सर, फिर तो लैंग्वेज हुई। अगर किसी को भी मैं अगर ये नॉर्मली कह देता हूं फर्नीचर टू कैश, तो फट से समझ जाएगा कि फर्नीचर परचेज किया है। तो इसका मतलब सर क्या है, ये लैंग्वेज है। अब हम अपना आगे अकाउंटिंग लैंग्वेज के ऊपर, अकाउंटिंग लैंग्वेज के ऊपर जब हम आए तो हमने क्या देखना स्टार्ट किया, हमारे को जरूरत क्यों पड़ी थी। अभी तक तो सिर्फ क्लास में हमने वो देखा कि मिस्टर एक्स अपना बेसिक सिस्टम बना के रखते थे सब कुछ, और उसमें अपना सारा काम वाम करते रहते थे। अब मुद्दा आया हमारा डबल एंट्री सिस्टम, समझ तो आ गया हमारे को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मैसी हो गया था सब कुछ काम। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ रहे थे ना, हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ी थी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की। ऑर्गेनाइज सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई हमारा काम चलना चाहिए, हमारा काम चलना चाहिए और बढ़िया तरीके से, कि हम हर चीज की डिटेल मेंटेन कर पाए। बेसिकली क्या है, हमारे को एक लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी थी, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। यही थी ना रिक्वायरमेंट। हम साइन लैंग्वेज में भी तो पहले बात करते थे, जब तक हमने हिंदी इंग्लिश इन सब लैंग्वेज सिस्टम का नहीं बनाया था, तब उससे पहले हम साइन लैंग्वेज में बात करते थे या नहीं करते थे? हाँ सर, हम साइन लैंग्वेज में बात करते थे। फिर हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। कम्युनिकेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ, उससे हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करने लगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को हम अच्छे से कम्युनिकेट करने लग गए थे। सेम ऐसे काम तो चल रहा था जी पहले उस छोटी सी नोटबुक से भी, वो सारी चीजों की डिटेल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे हम सारी चीजें। अब प्रिसाइजली काम होगा सारा, हर चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, हर डिटेल मेंटेन की जाएगी। इसीलिए हमारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना और उसका नाम क्या था, डबल एंट्री सिस्टम। फिर हमने देखा कि डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या, एक लैंग्वेज है। अब हमारी सबसे बड़ी एक
हमारे एक साथ क्या दुविधा रहती है, हमारे को ना रजनीकांत समझ लिया जाता है सबको। अब भाई रजनीकांत जी तो एक ही हैं साउथ में अपने। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेजेडी क्या रहती है, हमारे साथ कोई भी नॉन मेडिकल या जो बीकॉम में डायरेक्टली आता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से प्लस वन प्लस टू में ह्यूमैनिटी या आपके पास साइंस बैकग्राउंड होता है, आप बीकॉम में आ जाते हैं, या कुछ जो सीए में भी डायरेक्टली आपके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ जाते हैं। अब हमारे साथ ट्रेजेडी एक रहती है कि हमारे को ना रजनीकांत समझ लिया जाता है। भगवान ने रजनीकांत एक ही बनाया यार, सर रजनीकांत कैसे समझ लेते हैं। हम जब और कोई लैंग्वेज सीखते थे ना, उसमें हम बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते थे। बचपन में हम जोर जोर से बोलते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। फिर हम ग्रामर सीखना, हमने पहले अल्फाबेट सीखे, फिर हमने ग्रामर पढ़नी स्टार्ट की। ओके, इज यहाँ आता है, एम यहाँ आता है, वर यहाँ आता है, पास्ट सेंटेंस, प्रेजेंट सेंटेंस, हमने बड़ा बेसिक से काम स्टार्ट किया। फिर हम उन सबको कंबाइन करके हम सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करते थे। हाँ सर, हमने ऐसे ही किया था। हमने बेसिक, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, हमारे को एक वो बड़ी सी नोटबुक दी जाती थी जिसमें फोटो बनी होती थी, और फोटो के बराबर में लिखा होता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। फिर हमारे को हिंदी में भी ऐसे सीखा, ए आ उ ई, स्वर व्यंजन, कै ख गै, वो हमने बड़ा टाइम दिया उन चीजों के ऊपर। फिर मात्राएं सीखी, फिर उन सबको कंबाइन करना सीखा, तब जाके हमने हिंदी में भी अपना वो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में सेंटेंस बनाने सीखे। चलो वहां हमने ऐसे राइटिंग भी की है इंग्लिश में, उसमें भी लेख लिखे हैं हमने हिंदी में भी, तब जाके हमारे को बोलनी और लिखनी समझ आई। अब अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में डायरेक्टली हम सबसे पहले एंट्री है ना, क्लास के दूसरे दिन ही कैश टू कैपिटल कर लेते हैं, कैश टू कैपिटल। अब बच्चे को पता ही नहीं कैश टू कैपिटल, वो 10 बार आप किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लेके आया और उसकी एंट्री हो जाती है जी कैश टू कैपिटल, 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। अब बच्चे को ये नहीं पता ये कौन सा अकाउंट है, ये एंट्री क्यों हो रही है, क्यों सिस्टम बना रहे हैं, डायरेक्टली एंट्री करनी हम स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमने इस चीज को अवॉइड करना है। अगर हम अपने बेसिक्स पे थोड़ा टाइम दे दें कि गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, उन सबको एक बार अच्छे से हम सीख के और जब अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारी, जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं ना, हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री होती है। जैसे हमारा सेंटेंस होते हैं वैसे हमारे यहाँ सेम क्या होती है, जर्नल एंट्री, उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होता है, अकाउंट्स में हमारा जर्नल एंट्री होती है। फिर उन सेंटेंस से हमारा पूरा ऐसे बनता है, यहां पर हमारे लेजर, ट्रायल बैलेंस, उससे आगे काम चलते हैं हमारे। यानी जो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ी थी, ABC, ग्रामर, सब चीजें सीखनी पड़ी थी। बट अब हमारा क्या रहता है जी, यहां तो सिस्टम ही ऐसे है कि डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री करने स्टार्ट कर देते हैं। जर्नल एंट्री इज इक्विवेलेंट टू सेंटेंस। जब आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, जर्नल एंट्री आपके सेंटेंस के बराबर होती है। और हमने कभी भी सेंटेंस डायरेक्टली बनाना स्टार्ट नहीं किया था। हमने सेंटेंस डायरेक्टली बनाना स्टार्ट नहीं किया था। सेंटेंस हमने सीखने से पहले हमने पहले ABC सीखी थी, ABC से फिर वर्ड्स बनाने सीखे थे, वर्ड्स के बाद ग्रामर सीखी थी, ग्रामर को और वर्ड्स को अप्लाई करके हमने एक सेंटेंस बनाया था। बट हमारे अकाउंट्स में क्या है जी, हम डायरेक्टली रजनीकांत है जी। हम सब सीख के आए हैं 10वीं क्लास में, फिर कॉमर्स सीख ही क्यों रहे हैं। 10वीं तक तो हमने कॉमर्स का नाम भी नहीं सुना था अकाउंट्स का। कैश टू कैपिटल हम दूसरी क्लास में कर रहे हैं, यानी आप नर्सरी क्लास में गए और नर्सरी क्लास में आपको सेकंड क्लास में कहा जा रहा है आई एम ए बॉय। अच्छा जी, उसको पहले बॉय का मतलब तो बता दो, मैं के लिए आई यूज करते हैं ये तो बता दो, आई के साथ एम आता है आप ये तो बता दो, या डायरेक्टली आप उसको सेकंड क्लास में ही सिखा देंगे आई एम ए बॉय। नहीं भाई, नहीं बताएंगे। आप उसे पहले ABC सिखाते हैं, आप उसे ग्रामर सिखाते हैं, और बहुत पता नहीं कितनी चीजें होती हैं जो मैं नहीं अभी इतने हमारी, क्योंकि इंग्लिश की क्लास नहीं है, हम तो सिर्फ इंटर रिलेट करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अकाउंट्स का जो सेंटेंस है, जैसे इंग्लिश का सेंटेंस है आई एम ए बॉय, अकाउंट्स का सेंटेंस है कैश टू कैपिटल, या अकाउंट्स का सेंटेंस जैसे मैंने आई परचेज फर्नीचर, यहां पर आपका वो सेंटेंस है फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश, 50,000 मैंने फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपए का कैश में, फर्नीचर टू कैश, दोनों का एक ही मतलब है। बट आई परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 सीखने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ा था।
मुझे ABC ग्रामर सब सीखना पड़ता। बार बार मैं इस पे एम्फेसिस डाल रहा हूं कि भैया हमें कोई भी जर्नल एंट्री पे आने से पहले ये जिसको कंट्रोल आ गया जिनका इन चीजों के ऊपर, अकाउंट्स में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपको पता होगा आप क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज, आप रट नहीं रहे हैं, और रटना हमेशा हानिकारक है लॉन्ग रन के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो आज की डिस्कशन रहेगी गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। जैसे ABC होते हैं ना हमारे, वैसे अकाउंट्स के ABC क्या है? गोल्डन अकाउंटिंग रूल। गोल्डन अकाउंटिंग रूल, जब नाम ही होगा गोल्डन अकाउंटिंग रूल। ये दो तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। हम अकाउंट्स की अपनी ABC सीखनी स्टार्ट कर रहे हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। ये काइंड ऑफ आपकी क्विक रिवीजन क्लास है। उतना डिटेल में जितना क्लासेस में होता है उतना नहीं रहेगा, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो समझने में कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स की जरूरत क्यों आन पड़ी थी, अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। और एक ओवरव्यू लेवल पे हमारी ये क्लास चल रही है, हम डिटेल में नहीं जा पा रहे उसमें इतना जितना एक रेगुलर क्लासेस में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक एज ए क्विक रिवीजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे यहाँ सारा डेबिट क्रेडिट में चलता है, जो भी काम चलेगा वो सारा आपका डेबिट क्रेडिट में चलेगा। अकाउंट्स में हमारी ये खासियत है कि हमारा सारा काम डेबिट क्रेडिट में चलेगा। इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शंस होती है ना उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है हमारा अकाउंट्स में। नॉमिनल या तो वो पर्सनल नेचर की होगी या इम्पर्सनल नेचर की होगी। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड, आप किसी से उधारी पे माल खरीद रहे हैं, किसी को आप उधारी पे माल बेच रहे हैं, यानी कभी भी कहां जहां पर्सन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसे क्लासिफाई करेंगे पर्सनल नेचर में। और जो पर्सन के अलावा होगी, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, आप कुछ और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो पर्सनल नेचर की नहीं आ रही, तो वहां इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में भी फिर आगे आपकी 2 ट्रांजैक्शन आ जाती है। एक जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, नॉर्मल डेली टू डे आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होती हैं, वो नॉमिनल में आ जाती हैं। और जो आपकी टेंजिबल थिंग्स वगैरह बनती है जो लॉन्ग रन में आपके काम आते हैं, वो रियल में आ जाती हैं। तो इसमें रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे आप कोई एसेट परचेज करते हैं, फर्नीचर, जब हम यहां पर कह रहे थे फर्नीचर, इसको अगर मैं इंटरलेट करूं, फर्नीचर परचेज किया था, ये आपका रियल नेचर का है, ये भी रियल नेचर का है। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ये हमारा हो गया रियल। फिर हमारा आता है जो डे टू डे खर्चे, जैसे सैलरी, इनकम, छोटी मोटी हमारी जो डे टू डे के, छोटे मोटे तो नहीं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हमारा आ जाता है। अब ये है हमारी अकाउंट्स की ABC, यानी ABC, आप कोई भी सेंटेंस आपका ABC A to Z अल्फाबेट के बिना तो आपका कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हाँ सर, बिल्कुल नहीं बन सकता, ये तो फैक्ट है। तो अब हमारा क्या है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए हर जगह, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए हर जगह। इसके बिना हमारा कहीं भी काम नहीं चलेगा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, इधर इट वुड बी रिलेटेड टू द पर्सनल नेचर और इम्पर्सनल। कई बार कंबाइंड भी होती है कि पर्सनल भी होता है, डेबिट और क्रेडिट में से एक चीज पर्सनल होगी, एक इम्पर्सनल होगी। फिर इम्पर्सनल का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन रहेगा, रियल या नॉमिनल। रियल जो आपकी लॉन्ग रन में चीज यूज हो रही है, नॉमिनल जो डे टू डे या आपकी रेगुलर नेचर के, रेकरिंग नेचर की इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, तो उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। यानी जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी, टोटल ट्रांजैक्शन को हम इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली मैं कहूं 3 पार्ट्स में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर ब्रॉडर लेवल पे क्लासिफिकेशन करता हूं तो मेरा पर्सनल और इम्पर्सनल। ये तो हमारे हो गए ABC। अब क्या होता है कि ये कहता है किसको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हमें बताता है गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। डेबिट किसको करना है, पर्सनल नेचर का है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल नेचर का है, क्रेडिट द गिवर।
रियल नेचर की ट्रांजैक्शन है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आ रहा है आपके पास उसे डेबिट कर दो, आपके पास से कुछ जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। आपका कोई खर्चा हो रहा है बिजनेस, अब आपका मतलब बिजनेस का कोई खर्चा हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, डेबिट कर दो। आपकी कोई इनकम आ रही है, क्रेडिट कर दो। आपको कोई मुनाफा हुआ है, क्रेडिट कर दो। यानी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या तो वो पर्सनल नेचर की होगी, या रियल नेचर की, या नॉमिनल नेचर की। फिर उसको भी बता दिया भाई कौन सी ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, कौन सी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है, किस चीज को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये तो बता दिए गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स ने, ये ध्यान जरूर देना, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये आपको बताता है गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। किसको डेबिट करना है, मैं बार बार यहां फोकस डाल रहा हूं, किसको। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यहां आपका मेन मुद्दा क्या रहता है? कोई भी चीज है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है। कोई भी ट्रांजैक्शन है क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है, हम देख, उसके लिए हमारे को थोड़ा और आप चीजें डिस्कस करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल। अब हमारे जैसे अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ग्रामर में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर उसमें भी आप कॉन्टिन्यूइंग नेचर के होते हैं, कुछ आपके पास्ट परफेक्ट होते हैं। हमने उसमें चीजें पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? हाँ सर, हमने वो पढ़ी थी। पहले हमने एबीसी पढ़ी, फिर उनसे वर्ड्स बनाने सीखे, फिर हमने ग्रामर पढ़नी स्टार्ट की। ग्रामर में हमने देखा था पास्ट सेंटेंस, प्रेजेंट सेंटेंस, फ्यूचर सेंटेंस, उसमें भी पास्ट में भी आगे आपके क्या होते थे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूइंग, पास्ट, आगे और भी काफी तरह के सेंटेंसेस होते थे। सेम ऐसे अब हमने अकाउंट्स के बेसिक्स तो पढ़ लिए, एबीसी। अगर मैं इसको कहूं ये अकाउंट्स का क्या है आपका, ए बी सी, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। क्योंकि जब मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करता हूं, यहां एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताए थे, इसमें एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, एक आपको एक फॉर्मेट दिखा दिया कि आपका काम करने का फॉर्मेट ये रहेगा। यहां पे अभी हम आएंगे, इसको अगर डायरेक्टली डिस्कस कर लिया फिर तो रट लिया। हम आए में बॉय तक अभी आए नहीं, अभी तो मैंने आई सीखा है कि मैं बॉय सीखा है कि बी फॉर बॉय होता है। अभी फिर उनको कंबाइन भी तो करेंगे ना सारी चीजों को। हाँ सर हम करेंगे। आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा ना वो यही आएगा, लास्ट रिजल्ट आपका यही होगा। बट यहां तक आने के लिए हमारे को ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जो सारी चीजों में हमने क्या था, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अगेन एंड अगेन मैं इस पे आज फोकस डाल रहा हूं, क्योंकि अगर ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, मैंने फर्नीचर परचेज किया, उसके लिए मैंने क्या किया, फर्नीचर टू कैश, और आई परचेज फर्नीचर इंग्लिश में बोला, तो ट्रांजैक्शन तो आपकी नॉर्मली हो रही है। ट्रांजैक्शन आप चाहे अकाउंट्स में बोलो उसको, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैंने अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं, शायद वाक्य बनाना है, वाक्य बनाओ आप। तो अब उसी को अगर मैं अकाउंटिंग फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूंगा, उसी सेंटेंस को मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जर्नल एंट्री कह रहा हूं। जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं आई परचेज फर्नीचर, यहां कह रहा हूं फर्नीचर टू कैश। अब उसी ट्रांजैक्शन को जब मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, मैंने एबीसी सीखी थी, सब सीखा था ना, उसी तरीके से जब मैं इसे अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेंगी। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। स्टार्टिंग विद हमने गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स किया था। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स हमने देख लिया, पर्सनल, इम्पर्सनल। अब हमारे आते हैं रूल्स, जो अकाउंटिंग रूल्स रहते हैं हमारे। एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, separate entity, original cost,
सेपरेट एंटिटी, ओरिजिनल कॉस्ट, और भी इसमें बहुत होते थे, प्रूडेंस, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, मैचिंग कंसेप्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट भी आ गया आपका। 4-5 और भी हैं, 1 मिनट, वो क्लास के साथ साथ जैसे जैसे याद आते रहेंगे हम इसमें नोट डाउन करते रहेंगे। अब क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को क्यों डेबिट करना है, क्यों क्रेडिट करना है, ये हमें बताते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं किसी भी चीज को क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है, ये हमें हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। हमने कह दिया ना कि फर्नीचर को मैं डेबिट कर रहा था, अगर आप देखेंगे मैं यहां पे जो कर रहा था, यहां फर्नीचर को डेबिट कर रहा था, कैश को डेबिट कर रहा था, कैपिटल क्रेडिट कर रहा था, क्यों? ये हमें सारी चीजें बताते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जब आपको इन सब चीजों को अप्लाई करना फाइनली आ जाएगा तो आपको हर जर्नल एंट्री का लॉजिक पता होगा। जैसे इंग्लिश में वाज यूज होते हैं, आप क्या कह देते हो, अच्छा ये पास्ट का है। विल यूज होते ही क्या कह देते हो आप, फ्यूचर का है। सेम जब आपकी इनके ऊपर ग्रिप आ जाएगी आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये एक्रूअल की वजह से ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये मैचिंग की वजह से ट्रांजैक्शन हो रही है, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रांजैक्शन हो रही है, ये प्रूडेंस की वजह से ट्रांजैक्शन हो रही है, ये कंजर्वेटिज्म की वजह से ट्रांजैक्शन हो रही है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम। ये क्लास भी साथ के साथ ही अपलोड करूंगा क्योंकि आज की क्लास में अकाउंट से रिलेटेड तो ऐसा हमारा कुछ डिस्कस हुआ ही नहीं। आज की क्लास में हमने सिर्फ अपना पढ़ना स्टार्ट किया था कि डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। क्योंकि जैसे हम पास्ट में साइन लैंग्वेज में बात करते थे, या कोशिश मेरी ये रहेगी मैं दोनों क्लासेस साथ में अपलोड कर दूं, जल्दी दूसरी क्लास रिकॉर्ड करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके, या दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा मैं। तो अब हमारा क्या था, अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी थी वो डिस्कस किया। फिर अकाउंट्स में हमारा जो सेंटेंस होता है उसको हम जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं, ये हमारा आ गया था। फिर हमने आज सिर्फ अभी एक बार अपने गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स देखे, और इसके बाद हम हमारे क्लास में, क्योंकि ये बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, सेपरेट एंटिटी, इन सबको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। 12-13 प्रिंसिपल्स हैं ये, और बहुत डिटेल में एप्लीकेशंस होंगे इनकी। क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि हमारे को अकाउंटिंग के बेसिक्स में, या काफ़ी और भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे को है ना एक बार +1 का बेसिक्स के ऊपर भी वीडियो बना दो। तो ये काइंड ऑफ क्विक रिवीजन चलेगी आपकी 4-5 घंटे का। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 4-5 घंटे में इसको सारा सम अप कर दें। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना डायरेक्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।